गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे बेटा हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी। देखो बेटा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था बेटा। देखो, इंडिया वाज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक फाइन सिल्क, फाइन कॉटन, फाइन टेक्सटाइल, आइवरी वर्क, हैंडीक्राफ्ट। ब्रिटिशर्स के आने से पहले बेटा हम वेल नॉन एक्सपोर्टर थे। किसके? फिनिश गुड्स के। हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में सिल्क, फाइन कॉटन, टेक्सटाइल, आइवरी वर्क, हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में बेटा एक्सपोर्ट किया जाता था। हम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उसको बेटा हमारी कंट्री के भी जो राजा महाराजा, रिच पर्सन, अमीर लोग, वो बेटा पहनते थे। जो हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते थे जैसे कोट वगैरह, उसको हमारे राजा महाराजा पहनते थे। हम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में बेटा फेमस थे। पर हुआ क्या बेटा, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने हमें क्या किया। देखो बेटा, बट ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स ने बेटा हमें रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? हमें एक्सपोर्टर बना के रख दिया। किसका? रॉ मटेरियल का। और इंपोर्टर बना के रख दिया किसका? फिनिश गुड्स का। जो चीजें बेटा हमारे इंडिया से एज ए फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट की जाती थी, ब्रिटिशर के आने से उल्टा वही चीजें बेटा हमें इंपोर्ट करनी पड़ गई। हमें अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने बेटा क्या बना के रख दिया? रॉ मटेरियल का सोर्स बना के रख दिया। और इंपोर्टर किसका बना के रख दिया? फिनिश गुड्स का। ठीक है बेटा। और ये कैसे किया बेटा ब्रिटिशर्स ने? उन्होंने हमारे साथ टू वे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी खेली। और वो ट्रेड पॉलिसी बेटा क्या थी? देखो, फ्री एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जो भी ब्रिटेन में बेटा सामान बनता था वो बेटा उसमें इंडिया में वो फ्री पहुंच गया। उससे उससे कोई एंट्री फीस नहीं ली गई, कोई टैक्स नहीं लिया गया। वैसे तो रूल है बेटा, जो भी हम सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है वहां की एंट्री फीस उन्हें देनी पड़ती है। पर ब्रिटिशर्स का राज था बेटा, उन्होंने क्या किया, जो भी ब्रिटेन से इंडिया में सामान आता था उस पर कोई एंट्री फीस पे नहीं की। और दूसरा बेटा, फ्री एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। इंडिया से ब्रिटेन जो भी रॉ मटेरियल जाता था उस पर भी बेटा कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती थी। और क्या किया बेटा, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज ऑन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे इंडिया से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वहां जाते थे उस पर अंग्रेजों ने हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी। जैसे कोई, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बेटा, जैसे कोई शर्ट इंडिया में मान लो 1000 की बनी तो उस पर बेटा ब्रिटिशर्स ने 400% ड्यूटी लगा दी। तो वो शर्ट बेटा कितने की होगी? 5000 की। ब्रिटेन में पहुंची तो बेटा ब्रिटेन की गरीब जनता उसको नहीं खरीद पाती थी। उसको भी बड़े बड़े जो रिच पर्सन हैं बस वही उसको खरीद पाते थे। इसलिए बेटा वहाँ फॉरेन में भी गरीब जनता उसको नहीं खरीद पाई। और उनकी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, हैंडीक्राफ्ट की डिमांड बेटा क्या हो गई? कम हो गई। और नेचुरली वो खत्म हो गया। इस तरह से बेटा उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को, हमारी हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और क्या किया बेटा? देखो बेटा, ये फ्री टू ट्रेड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी खेली। और बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने आपको यही बताया बेटा, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बना के रख दिया? रॉ मटेरियल का सोर्स। और इंपोर्टर किसका बना दिया? उल्टा फिनिश गुड्स का। देखो बेटा, owing to colonial exploitation of an Indian colony, India became a net exporter of raw material and primary product like raw silk, रॉ कॉटन, रॉ वूल, जूट, इंडिगो। अब इंडिया से बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, जूट, इंडिगो भारी मात्रा में बेटा बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में इंडिया से ब्रिटेन जाने लग गया। और इंडिया में बेटा रॉ सिल्क की, रॉ वूल की, जूट की, इंडिगो की बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होने लगी। इट बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री। और बेटा ऑन द अदर हैंड इट बिकम नेट इंपोर्टर, और हमें फिनिश गुड्स का नेट इंपोर्टर बना के रख दिया। किस? ठीक है बेटा। जैसे और अवर इंपोर्ट, अब हमारे इंपोर्ट में क्या इंक्लूड हो गया? कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ। ठीक है बेटा, कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, वुलन क्लोथ, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडस्ट्री, प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्री। बेटा अब जो चीज बेटा हम एक्सपोर्ट करते थे वही चीजें हमें इंपोर्ट करने लग गई। पहले हम इंपोर्ट करते थे वुलन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, अब हमें उल्टा इंपोर्ट करने पड़ गए।
क्यों? ठीक है बेटा, ड्यू टू दिस इकोनॉमिक कंडीशन, यही जो टू ट्रेड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी खेली ना बेटा, उसकी वजह से हमें अब जो चीज हम एक्सपोर्ट करते थे ना बेटा, फिनिश गुड्स, वही चीजें हमें वहां से मंगवानी पड़ गई। और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी को बेटा उसने क्या कर दिया, तबाह कर दिया। हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। ठीक है बेटा, और बेटा क्या किया अंग्रेजों ने, देखो शाबाश। एक बेटा मैंने यहाँ पर और भी एग्जांपल दी थी, इंडिया ने हमें रॉ मटेरियल का सोर्स बना के रख दिया। जैसे मान लो इंडिया से लकड़ी कटी बेटा, एग्जांपल दी थी 20,000 की लकड़ी कटी, वो ब्रिटेन में पहुंच गई 20,000 की, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है बेटा, देखिए देखो, टू ट्रेड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, उसमें कोई टैक्स नहीं लगा। देखो बेटा, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, हमारे यहाँ से लकड़ी क्या है बेटा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लकड़ी कटी और ब्रिटेन में वही 20,000 की पहुंच गई। अब बेटा सबको पता है लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर, वहां बेटा वही 20,000 की लकड़ी का फर्नीचर बना 2 लाख में, वो फिर बेटा इंडिया में आ गया। देखो बेटा, फ्री एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स, वो फिर उसको कोई एंट्री फीस नहीं देनी पड़ी, वो 2 लाख का फर्नीचर हमारे इंडिया में आ गया फिनिश होके। हमें उसके बेटा कितने पैसे चुकाने पड़े, 2 लाख। हमारे ही इंडिया में लकड़ी कटी, हमें सिर्फ कितने मिले, 20,000। ठीक है बेटा, और हमें ही जब वो लकड़ी फिनिश होके हमारे ही इंडिया में आई, फर्नीचर बनी, तो उसी फर्नीचर के हमें कितने चुकाने पड़ गए, 2 लाख। तो ये टू ट्रेड पॉलिसी इंडिया ने हमारे साथ खेली बेटा, और हमारी इकोनॉमी को खत्म कर दिया। सेकंड क्या था बेटा, मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिश। मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली का मतलब क्या होता है बेटा, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया उन्होंने। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था बेटा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो ब्रिटिशर को हम क्या कहेंगे, रूलिंग कंट्री, रूलिंग कंट्री, हम क्या है, कॉलोनी। तो जितनी भी हमारी ट्रेड पॉलिसीज थी, उन सब को किसने लिखा, ब्रिटिशर्स ने लिखा, ब्रिटिशर्स ने लिखी सारी ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, उस ट्रेड पॉलिसी में उसने बेटा ब्रिटिशर्स ने क्या क्या लिखा, देखो क्या क्या लिखा बेटा। नंबर 1, मेजोरिटी ऑफ ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन while the rest was allowed for some other country like China, श्रीलंका एंड ईरान। मैक्सिमम जितना भी ट्रेड होगा वो उसका 50% ब्रिटेन के साथ ही हम करेंगे। ये पॉलिसी बेटा उन्होंने बना दी, क्योंकि सारी पॉलिसी उन्होंने लिखी, क्योंकि उनका हमारे पर राज था। उन्होंने उस ट्रेड पॉलिसी में एक क्लॉज क्या लिखी कि हम जितना भी ट्रेड करेंगे उससे 50% हम ब्रिटेन के साथ ही कर सकते हैं, और बाकी हम अदर कंट्री लाइक चाइना, श्रीलंका, ठीक है बेटा, या ईरान के साथ भी कर सकते हैं। तो एक तो ये ट्रेड पॉलिसी हमारे साथ खेली बेटा। दूसरा, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, एक बेटा ब्रिटिशर्स ने एक स्विस कैनाल की कंस्ट्रक्शन की, और ये स्विस कैनाल बेटा स्टार्ट कब हुई, बन के स्टार्ट हुई 17 नवंबर 1869 को। और ये स्विस कैनाल बेटा 1859 में स्टार्ट हुई थी, और 1869 में इसका काम कंप्लीट हुआ, और 17 नवंबर 1869 को इस कैनाल से हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो गया, ऑपरेट हो गई है। और बेटा इस कैनाल का मकसद क्या था बेटा, प्रोवाइड से डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। इससे, इस कैनाल के खुलने से बेटा हमारा जो इंडिया और ब्रिटेन का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो क्या हुआ, डायरेक्टली होने लग गया। पहले बेटा हमें क्या, देखो पहले हमें क्या करना पड़ता था बेटा, इंडिया से जो भी सामान ब्रिटेन में जाता था हमें वाया अफ्रीका जाना पड़ता था, काफ़ी लॉन्ग रूट हमें जो है ट्रैवल, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हमें करनी पड़ती थी, उसका खर्चा भी बेटा काफ़ी आता था। तो इस कैनाल के खुलने से क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ कैनाल रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इससे बेटा क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो गई। ठीक है बेटा, और क्या हुआ, देयर इज नो नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। अब हमें ब्रिटेन पहुंचने के लिए अंग्रेजों को वाया अफ्रीका नहीं जाना पड़ता था। स्विस कैनाल से ये व्यापार है जो बहुत ज़्यादा इजी हो गया बेटा, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई। अब बेटा ब्रिटेन से जो इंडिया सामान आता था उसकी ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से तो नेचुरली वो सस्ता पड़ता था बेटा, और ठीक है, वो हमारे इंडियन भी उसको ज़्यादा खरीदने लग गए बेटा। तो जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनमें बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और वो ज़्यादा महंगे होते थे। वो इंडियन भी उस प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं खरीद पाए, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते थे। जो ब्रिटिशर्स का सामान है वो मशीनों से तैयार होता था,
हमारी कंट्री में मशीनें थी ही नहीं बेटा। ब्रिटिशर्स के आने से ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्री की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो हमारी इंडस्ट्री क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो वहाँ जो मशीनों से सामान बनता था, एक तो अट्रैक्टिव होता था, एक उसका खर्चा कम आता था, तो हमारी जो पब्लिक है इंडियन, वो भी उसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने लग गई, वो सामान ज़्यादा खरीदने लग गई। तो इस तरह से बेटा हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। तीसरा पॉइंट क्या बेटा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ड्यू टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया हैज ए ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। बेटा कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, जूट और इंडिगो बाहर भेजता था। तो उससे बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट जनरेट, जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था, वैसे तो ये किसी भी कंट्री का रूल है बेटा, एक्सपोर्ट से जो भी सरप्लस जनरेट होता है उसे हर एक कंट्री अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाती है। किस में लगाती है बेटा, अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। पर बेटा ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। हम जो भी रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, जूट, इंडिगो एज ए रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजते थे, उससे में जो भी सरप्लस जनरेट होता था, इंडिया ने उसको इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटी में नहीं लगाया। उन्होंने क्या किया, उस पैसे से बेटा टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वार फाउट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटेन अपनी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ती थी, उस लड़ाई पे अब हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस है जनरेट होता था, वो उस पर खर्च कर देती थी। दूसरा बेटा है टू मेक पेमेंट ऑफ ऑफिस सेटअप ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। और जो भी अपने अपने अच्छे अच्छे रेजिडेंस, अपने ऑफिस, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, तो वो खर्चा वहाँ पे लगा दिया। इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटी में कोई कुछ भी नहीं लगाया बेटा। तीसरा, टू मेक ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम में बेटा क्या इंक्लूड है, बोलो। इनविजिबल आइटम में ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब जो सरप्लस बेटा हमें एक्सपोर्ट से जनरेट होता था, वो बोलो, एक तो उन्होंने अपने अच्छे अच्छे ऑफिस बनाने में लगाया, अच्छे अच्छे अपने रेजिडेंस बना लिए, उसमें लगाया। एक जो ब्रिटेन लड़ाइयाँ लड़ता था, उसमें वो पैसा लगाया बेटा। तीसरा बेटा देखो, टूरिज्म, जो जो ब्रिटिशर्स थे वो अदर कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते थे, वो अपना उसमें टूरिज्म में वो पैसा खर्च कर दिया। और बेटा अदर कंट्री में उन्होंने जो जो इन्वेस्टमेंट्स करते थे, वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा भी वहाँ चला गया। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइड ट्रांसफर। उन्होंने अपने रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको गिफ्ट वगैरह देने में वो हमारा वो पैसा वहाँ यूज़ कर दिया। इसको बोलते हैं बेटा इनविजिबल सर्विसेज। ठीक है बेटा, वो पैसा कहाँ लगाया, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो बढ़िया बढ़िया तरह के गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड किए, वो हमारा जो एक्सपोर्ट से हमारा पैसा जनरेट होता था, वो वहाँ यूज़ कर दिया। और अदर कंट्री में वो एज ए टूरिस्ट जाते थे, तो वहाँ वो पैसा खर्च करके आते थे, और अदर कंट्री की इन्वेस्टमेंट में वो पैसा लगा दिया। तो इस तरह से बेटा हमारी इंडस्ट्री को, हमारे फॉरेन ट्रेड को, हमारे बिजनेस को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी के साथ बेटा हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। ओके बेटा, बाय, सी यू।